नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कादम्बरी शर्मा आपके साथ और बात सबसे पहले करते हैं हम 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मतगणना 8 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। वहीं मिजोरम में अब 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। सभी राज्यों के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स करता है और इसके मुताबिक राजस्थान में 104 के साथ बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और कांग्रेस को 85 सीटें। मध्य प्रदेश का पोल ऑफ पोल्स बताता है कि 124 के साथ बीजेपी को बहुमत है, कांग्रेस को 102 सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ का पोल ऑफ पोल्स बताता है 49 के साथ कांग्रेस को बहुमत और बीजेपी को 38 सीटें। तेलंगाना में 62 के साथ कांग्रेस को बहुमत और बीआरएस को 44 सीट। और मिजोरम में, जिसके नतीजे 4 को आएंगे, एमएनएफ को 14, जेडपीएम को 17, कांग्रेस को 7 सीटें आने की संभावना एग्जिट पोल में और पोल ऑफ पोल्स में बताई जा रही है। एग्जिट पोल ने प्रेडिक्शन दे दिए हैं और उसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो ज़्यादातर एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने बीजेपी को एज दिया है, लेकिन चाणक्य और एक्सिस ने जो है उन्होंने कांग्रेस को एज दिया है, लेकिन उसमें भी करीब 20 सीटों का अंतर है। अब आप जानते हैं कि जब बहुत ही क्लोज रहेगा निर्णय तो 20 सीट का जो अंतर होता है वो बहुत बड़ा फासला होता है। वो मतलब 20 सीट में पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन अब हम काफ़ी नेताओं से मिले हैं और उन्होंने अनौपचारिक रूप से हमसे मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि देखिए, अब आप स्पेकुलेट मत कीजिए, अब आप कल का इंतज़ार कीजिए, 12 बजे तक सारे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं जयपुर में ही। और वसुंधरा राजे, आपने देखा कि सुबह पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई थी, फिर वहाँ पर बालाजी के मंदिर गई हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी गई हैं और यहाँ पर ही रहेंगी जयपुर में ही। वैसे वो जाती हैं झालावाड़, लेकिन इस बार शायद उनका यहाँ जयपुर में रहने का कार्यक्रम है और बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका भी कार्यक्रम यहीं रहने का है। लेकिन सब कह रहे हैं कि हम रुझान आने पर ही आपसे बात करेंगे। तो राजस्थान की रिपोर्ट दे रही थी हर्षा कुमारी सिंह, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है हवा का रुख, बता रहे हैं अनुराग द्वारी। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों बहुमत को लेकर आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी कहा था और वापस से वो दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ही सत्ता में वापसी करेगी और बड़े मार्जिन के साथ, ज़्यादा बहुमत के साथ। वहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनका भी कहना है कि भले ही कुछ जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उन्होंने बीजेपी को बढ़त दिलाई है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। कल देर रात जो पार्टी प्रमुख हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है और इसमें अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सजग रहें और बड़ी तादाद में वो लोग वैसे भी पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा है इस कड़कड़ाती ठंड में भी। तो मध्य प्रदेश में लगभग त्रिस्तरीय सुरक्षा में जो जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं उनमें मतों की गणना होगी। इस बार 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों ने और लगभग 60-65 हज़ार जो कुछ 80 साल की उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं उन्होंने भी घर से वोटिंग की सुविधा ली है और जो दिव्यांग हैं उन्होंने भी लगभग 12,000 के आसपास जिनकी तादाद है उन्होंने भी घर से वोट डाला है। जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए लगभग 600 से ज़्यादा टेबल लगाए गए हैं और जो 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं जो लगभग 2,500 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, उन्होंने जो ईवीएम से वोटिंग की है उसके लिए भी 4,500 के लगभग टेबल बनाए गए हैं। जो मतों की गिनती है वो सबसे ज़्यादा राउंड अगर आप देखें तो आदिवासी बहुल झाबुआ में लगभग 26 राउंड होंगे, जबकि सेवड़ा में मात्र 12 राउंड। तो उम्मीद करते हैं कि 12 बजे के आसपास जो रुझान होंगे वो पक्के होंगे, लेकिन इसके मद्देनज़र दोनों राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारी कर रखी है। उनके कार्यकर्ता पोलिंग स्टेशन पर डटे हुए हैं और दोनों के अपने दावे यही हैं कि वो बीजेपी कह रही है वो बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसको बहुमत हासिल होगा और सारे जो पूर्वानुमान है वो धराशायी हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजों के दिन यानी कल क्या होता है। और तेलंगाना में इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। उमा सुधीर की रिपोर्ट। लग रहा है कि बहुत ही एक्साइटिंग संडे होगा तेलंगाना के लिए, खासकर इसलिए भी कि अब तक भी बीआरएस, केसीआर और केटीआर कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स 70 से कम नहीं होंगे, 70 से 80 के बीच ही रहेंगे।
दूसरी ओर अगर आप देखिए तो सब एग्जिट पोल्स ने कहा है या बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने कहा है कि उनको कांग्रेस की तरफ ही हवा चल रही है और उनको मेजॉरिटी मिलने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से वो लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत सारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी हैं। रेवंत रेड्डी के घर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं गुलदस्तों के साथ और शॉल के साथ और बाकी गिफ्ट्स के साथ, ताकि एक गुडविल वो एस्टैब्लिश कर सके, क्योंकि वो रेवंत रेड्डी को ही फ्रंट रनर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स भी हैं, लेकिन कांग्रेस को ये चिंता भी है कि अगर वो मैजिक फिगर के आसपास रहते हैं, 62 रहते हैं या फिर 60 से 2 या 3 कम, फिर भी उनको लग रहा है कि शायद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा, क्योंकि अपने विधायकों को तब प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता उनको दिखेगी। तीसरी तरफ भाजपा खुश होगी अगर वो डबल डिजिट्स में चली जाएगी, 15 तक आएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल डिजिट्स में होते हैं तो भाजपा में भी कुछ रम्बलिंग शुरू हो जाएंगी। ये सवाल उठाते हुए कि कुछ लीडर जो बाहर से भाजपा में आए हैं और उनकी वजह से समझा जाता है कि बंडी संजय को भाजपा के अध्यक्ष के पद से निकाला गया, वो सवाल भी फिर से उठाए जाएंगे। और मिजोरम में मतगणना की तारीख बदल गई है। वहां अब 4 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। मिजोरम चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मिजोरम में इस बार एक 4 दल के बीच एक घमासान हमें देखने को मिला। 40 सीट है मिजोरम में, और जो चुनाव के परिणाम है वो बाकी जो 4 राज्य हैं उनके साथ मिजोरम का चुनाव के परिणाम नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब मिजोरम का चुनाव की जो गणना का दिन है उसको 3 दिसंबर के जगह 4 दिसंबर कर दिया है। जब से मिजोरम में चुनाव के गणना के दिन डिक्लेयर किए थे चुनाव आयोग ने, उसके बाद से ही जो चर्च बॉडीज हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन को यही कहा है कि मिजोरम क्योंकि एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो रविवार के दिन मतगणना वहां पे ना कराया जाए, क्योंकि रविवार के दिन को वो सिर्फ जो चर्च सर्विस में ही बिताते हैं, सब कुछ बंद रहता है। और इसके चलते प्रोटेस्ट भी हुआ था चुनाव आयोग के विरुद्ध, और इसके बाद चुनाव आयोग ने अब 4 दिसंबर सोमवार को वहां पे गणना होगी। तब तक बाकी राज्य के जो परिणाम है वो आ जाएंगे। मगर मिजोरम की बात करें तो इस बार जो एग्जिट पोल्स में भी देखा गया है कि जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है, नई पॉलिटिकल पार्टी है, ललदुआमा उसके सबसे बड़े नेता हैं, वो एक बहुत टफ फाइट दे रही है। मिजो नेशनल फ्रंट जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, मिजोरम में अक्सर देखा जाता है कि सत्ता 10 साल बाद बदलती है, मगर इस बार जो रुझान है या फिर जो एग्जिट पोल में जो प्रेडिक्शंस है उसमें जो दिख रहा है कि ZPM कुछ एग्जिट पोल तो ZPM को MNF के भी आगे रख रही है, मगर इसमें जो नेशनल पार्टीज हैं कांग्रेस या फिर बीजेपी, वो क्या कुछ रोल निभा सकती है सरकार बनाने में। अगर वहां पे मिजोरम में हंग असेंबली हो तो ये भी एक देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि मिजोरम एक समय कांग्रेस का घर माना जाता था, मगर पिछले चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाई। इस बार कांग्रेस क्या कर पाती है वहां पे, और इससे भी बड़ी देखने लायक बात रहेगी जो अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में 2016 से जब पहली बार उत्तर पूर्व में असम में बीजेपी की सरकार बनी, इसके बाद से उत्तर पूर्व में सभी राज्य में बीजेपी ने अपना दबदबा एक तरह से बनाना शुरू किया है। बहुत राज्य में खुद की सरकार है, बहुत राज्य में जो एलआई पार्टी है उनकी के साथ सरकार है, मगर जबकि सेंटर में एनडीए में MNF एक सहयोगी पार्टी है, मगर मिजोरम में बीजेपी और MNF एक साथ नहीं है। और मिजोरम में पिछले बार चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोला था, क्योंकि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, तो वहां पे एक जो बीजेपी के लिए हमेशा एक चुनौती रही है मिजोरम। और उत्तर पूर्व में अगर बीजेपी की सांगठनिक शक्ति की बात की जाए तो मिजोरम में उसकी सांगठनिक शक्ति सबसे कम मानी जाती है। तो देखना ये पड़ेगा कि आगे चल के बीजेपी कितनी सीट जीतती है, और अगर 2-3 सीट जीत पाती है तो अगर हंग असेंबली होता है तो क्या बीजेपी किसी तरह सरकार में भी शामिल हो सकती है कि नहीं, ये एक बहुत देखने लायक बात रहेगी। मगर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि क्या इस बार अपने 3 बार के मुख्यमंत्री जोरामथंगा इस बार भी अपना सत्ता बचा पाते हैं, या फिर
एक भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर जो कि एमपी भी रह चुके हैं और देश के पहले एमपी जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया था, लाल दुआमा, जो कि अब जेडपीएम के मुख्यमंत्री के फेस हैं, क्या इस बार वो आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं? यही सबसे बड़ी देखने लायक बात रहेगी मिजोरम के चुनाव के नतीजों में। संसद के शीत सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई थी, जिसमें सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू के ललन सिंह और दूसरे कई दलों के नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने महुआ मोइत्रा घूस कांड पर बहस की मांग की है। टीएमसी ने 3 क्रिमिनल बिल नहीं लाने की मांग की। सदन की शांतिपूर्ण कार्यवाही पर पक्ष विपक्ष के सभी दल एक राय रहे। विपक्ष ने कई मुद्दों पर बहस के लिए समय देने की मांग की। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। इस तरह सदस्यों के अधिकारों को छीनने के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, और हम मानते हैं कि जिन्हें जनता ने चुना है उन्हें बैठ के एक समिति से उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहाँ पे बहुत समय बिताया है। मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बड़ा झटका लग सकता है। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा में उसी दिन सरकार की ओर से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव आएगा। इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। लोकसभा सचिवालय की कार्यसूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट स्वीकार की थी। देखिए, कल जब से लोकसभा सचिवालय ने 4 दिसंबर के लिए कार्यसूची जारी की है, 4 दिसंबर को लोकसभा की जो कार्यसूची जारी की है उसमें ये तो बता दिया है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी पहले ही दिन। उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि उस पर फिर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या उसी दिन कार्रवाई की जाएगी। तो अब हमें सरकार के सूत्रों ने ये कंफर्म किया है कि 4 दिसंबर को ही एथिक्स कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा लोकसभा में, और संभवतः ये मोशन संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, कानून मंत्री भी हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। और उसके बाद उस पर जैसा भी लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करेंगी। वो ऑलरेडी आज उन्होंने मांग किया भी है सर्वदलीय बैठक में। तो अगर चर्चा होती है तो फिर उस पर चर्चा के बाद उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन ये अब तय लगभग हो गया है कि 4 तारीख को ही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला हो जाएगा लोकसभा में। और चूंकि लोकसभा में बीजेपी और सरकार के पास बहुमत है, तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट है और जो मोशन है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। और महुआ, जो आपने शुरू में कहा कि महुआ मोइत्रा को पहले ही दिन झटका लग सकता है, तो उनकी सदस्यता उसी दिन जा सकती है। ये लगभग अब तय हो गया है। और बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की शराब नीति से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 60 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल वो जेल में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। केजरीवाल जेल से क्या सरकार चलाएं, इसके ऊपर लोगों से राय ली जा रही है। लेकिन यह अभियान अभी क्यों चलाया जा रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। हम आपसे ये राय लेना चाहते हैं कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट भी कर दें, तो उनको क्या इस्तीफा देना चाहिए या क्यों इस्तीफा देना चाहिए? उनको इस्तीफा का मतलब ही नहीं है। उनको अगर जेल भेज रहे हैं तो भेजो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से गवर्नमेंट चलाएं।
दिल्ली में गोविंदपुरी की तंग गलियों में बने एक ऑफिस में शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह लोगों से बातचीत कर रही हैं, फिर इनसे एक फॉर्म भरवा रही हैं। दिल्ली भर में आम आदमी पार्टी के नेता इसी तरह गली गली घूमकर लोगों से राय ले रहे हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाने जैसे अटपटे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? मैंने यही सवाल आतिशी से पूछा। आज जो देश में हो रहा है वो शायद कभी भी नहीं हुआ है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसमें झूठे केस डाल के उसे जेल में डाल देती है। आज आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार के एक एक नेता, एक एक मंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। कोई सबूत नहीं है, आज तक कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर भी नेताओं को अरेस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले मामले पर पूछताछ के लिए जब ईडी का सम्मन अरविंद केजरीवाल को गया, तभी से वो घूम घूम कर इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनको अंदेशा है कि ईडी कहीं उनको गिरफ्तार न कर ले। उसी के बाद दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इसमें तमाम सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। इसमें जो मेन एक मुख्य सवाल है वो ये सवाल है कि जिनको यह लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मोदी के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए और जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस पर जो है वो सिग्नेचर अभियान बाकायदा उनका नाम नंबर लेकर चलाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि जिस शराब घोटाले के ऊपर में अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया गया है वो गलत सम्बन्ध है, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं कि जब सत्येंद्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तब इस तरह का अभियान क्यों नहीं चलाया गया? हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। मनीष सिसोदिया भी आज अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो उनको भी जेल से छोड़ दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रहेगी और दिल्ली वालों के लिए लड़ती रहेगी। अब देखिए दिल्ली क्यों अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि वो कितने भी चुनाव लड़ लें दिल्ली में वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। 3 चुनाव दिल्ली सरकार के विधानसभा के हार गए, अब एमसीडी के भी चुनाव हार गए, तो उनको लगता है कि दिल्ली के लोग तो उनको वोट नहीं देने वाले, तो पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को ये निकालने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से बनी है उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, जिससे उनकी पार्टी को सियासी विक्टिम कार्ड खेलने का एक और मौका मिल गया है। लेकिन क्या इसका सियासी फायदा लोकसभा में मिलेगा, ये वक्त बताएगा। नई दिल्ली से मोहम्मद मुरोसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खास बात यह है कि इसमें बारामती की सीट भी शामिल है, जहां से सुप्रिया सुले सांसद हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बारामती, शिरूर, सातारा और रायगढ़ की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के बाद से साफ हो गया है कि अधिकतर सीटों पर चाचा और भतीजों की पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसमें सबसे रोचक मुकाबला बारामती लोकसभा सीट पर होने की उम्मीद है, जहां से फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। सातारा आणि रायगढ़, बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़, इन सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे गुट के सामने लड़ेंगे, जहां पर हमारी ताकत है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत अमित शाह साहब या फिर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब से नहीं हुई है। मीडिया में खबरें आती रहेंगी, लेकिन उन खबरों पर विश्वास आप लोग मत रखिएगा। सीटांचं वाटप त्या ठिकाणी करायचंय। बारामती के अलावा सातारा, शिरूर और रायगढ़ की सीट पर भी एनसीपी शरद पवार गुट का दबदबा रहा है। एनसीपी में हुई फूट के बाद अपने मजबूत किले पर ही अजित पवार दाव खेलना चाहते हैं। सातारा लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद श्रीनिवास पवार है, जो कि शरद पवार के साथ है। यहाँ पर उनका मुकाबला अजित पवार के खेमे के नितिन पाटिल से हो सकता है।
शिरूर लोकसभा सीट, यहाँ से मौजूदा सांसद अमोल कोल्हे है जो कि शरद पवार के साथ है। उनका मुकाबला यहाँ पर अजीत पवार गुट के पार्थ पवार या फिर शिवाजीराव आढळराव पाटिल से हो सकता है। रायगढ़ सीट से मौजूदा सांसद सुनील तटकरे है जो कि अजीत पवार के साथ है। उनका यहाँ पे मुकाबला अनंत गीते यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता के साथ हो सकता है। अजीत पवार ने अपना अलग रास्ता चुना है, उनका अलग दल है। ऐसे में चुनावी मैदान में मुकाबला होना ही है, जिसके लिए हम तैयार हैं। बारामती लोकसभा पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से लगातार दूसरी बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव जीत चुकी है। 2024 के चुनाव में भी ताकत के साथ ताल ठोकने के लिए तैयार है, लेकिन अजीत पवार ने बारामती लोकसभा में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर इसे फंसा दिया है। आपको बता दें कि अजीत पवार बारामती विधानसभा से ही महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार अपनी पत्नी सुनीत्रा पवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि शरद पवार खेमा इसे चुनौती नहीं मानता। चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा कि जनता में आखिर पकड़ किसकी मजबूत है, शरद पवार की या फिर अजीत पवार की। जहां तक विधायकों की बात है तो फिलहाल शरद पवार के मुकाबले अजीत पवार का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। पुणे से प्रतीक्षा पारखी के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नेशनल हाईवे टू जो मथुरा की तरफ हाईवे जाता है, आज सूचना मिली करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर एक ट्रक और ऑटो की भिड़ंत हुई है और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है। तत्काल हमारे द्वारा पहुंच के मौके पर रेस्क्यू किया गया और सभी को अस्पताल भेजा गया। जो अस्पताल से भी सूचना आ रही है उसके मुताबिक 5 व्यक्तियों की 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है और जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो थाना हजापत की जा रही है। तमिलनाडु में पुलिस ने ईडी दफ्तरों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मदुरई में पुलिस के अधिकारियों ने ईडी के सब जोनल ऑफिस की तलाशी ली। तमिलनाडु में ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ईडी दफ्तरों पर छापे मारने शुरू किए। गिरफ्तार किए गए ईडी अधिकारी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक ईडी अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ईडी अधिकारी ने सरकारी डॉक्टर से 3 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, लेकिन फिर 51 लाख रुपए में बात बनी। तमिलनाडु पुलिस को शक है कि इसमें ईडी के और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी अंकित तिवारी को तमिलनाडु पुलिस ने अरेस्ट किया है और अब उन्हें जुडिशियल रिमांड में 2 हफ्ते के लिए भेज दिया गया है। हुआ ये था कि अंकित तिवारी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल हैं, कहा यह जा रहा है कि सरकारी एक डॉक्टर के ऊपर एक डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स की एक केस थी और उसमें उन्होंने 3 करोड़ रुपए का रिश्वत मांगा और उसके बाद वो रंगे हाथों पकड़े गए जब उनको 20 लाख रुपए दिए जा रहे थे। समझ में आ रहा है हमारे सूत्रों द्वारा कि 51 लाख रुपए रिश्वत की बात तय हुई थी और उसके बाद उसमें से 20 लाख रुपए जब दिए जा रहे थे तब उनको पकड़ा गया तमिलनाडु पुलिस द्वारा। इसका एक और पहलू भी ये है कि कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन्स मिला, ये कहते हुए कि जो सैंड माइनिंग का जो केस है उसमें 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसके लिए वो 5 कलेक्टर्स को बुलवाना चाहते थे। ईडी ने समन्स दिया था। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने कार्रवाई ली और उनका कहना था कि ईडी को ये हक नहीं बनता है कि डायरेक्टली वो ऑफिशियल्स को समन्स दें और सरकार द्वारा ही कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पे जो हाई कोर्ट है वहाँ पर अपील की और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनको डायरेक्टली पेश नहीं होना पड़ेगा। अब के लिए तो स्टे दे दिया गया है 3 हफ्ते के लिए। अगर आप देखें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2024 में वैसे तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके रनअप में अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा सरकार में नहीं है और वहाँ के जो नेता हैं वो आरोप
आरोप लगा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और उनको जिस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो बात बनी हुई है उसको वायलेट किया जा रहा है। और ये लग रहा है कि ये मामला और गर्माएगा क्योंकि इसके पॉलिटिकल भी बहुत रामिफिकेशंस हैं। वैसे भी भाजपा वहाँ के जो डीएमके के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि भाजपा ब्राइबरी जनता पार्टी है, क्योंकि उनका आरोप है कि बहुत सारे भाजपा के जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनमें गड़बड़ है और उनमें ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अन्नामलई जो भाजपा के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के लिए, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में बिना पॉलिटिक्स को लाए इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और दिल्ली से एक अहम खबर है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के 50 कर्मचारी निलंबित हो गए हैं। फर्जी तरीके से ये भर्ती का मामला है और इसी में ये कर्मचारी निलंबित हुए हैं। असल में 2020 में DSSB के जरिए तिहाड़ में इनकी भर्तियां हुई थी। ये सभी भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। 39 वार्ड, 9 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 2 मेट्रन जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं फिलहाल। उधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का एक बेहद हैरान करने वाला CCTV फुटेज सामने आया है। वीडियो में कुछ लड़के एक युवक को दौड़ा कर पीट रहे हैं। युवक पर चाकू और पत्थरों से भी हमला किया जा रहा है। वहीं पास में एक स्कूल से बच्चे निकलते दिख रहे हैं और सब देख रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इन हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं करता नजर आ रहा। डीसीपी जितेंद्र मीना ने बताया है कि इस मामले को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है और जिस शख्स पर हमला हुआ उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस साल नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर नौसेना की ताकत और पराक्रम का प्रदर्शन होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। नौसेना की ताकत और दमखम नजर आएगी नौसेना दिवस पर। शौर्य और पराक्रम भी दिखेगा। दुनिया जानेगी भारतीय नौसेना को 5वीं सबसे बड़ी नौसेना ऐसे नहीं कहा जाता है। इस बार 4 दिसंबर को नौसेना दिवस महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। 4 दिसंबर को नौसेना इसलिए नौसेना दिवस मनाती है कि इसी दिन 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। यह पहली बार होगा कि नौसेना का इतना बड़ा आयोजन किसी प्रमुख नौसेना बेस पर नहीं किया जा रहा है। नौसेना ने नौसेना दिवस के लिए समंदर के बीच बने सिंधुदुर्ग किले को चुना है। यह किला 1660 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने बनाया था। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना के लड़ाकू विमान, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, टोही विमान और मार्कोस कमांडो अपनी ताकत के जरिए देशवासियों को भरोसा दिलाएंगे कि उनके रहते समुद्री सीमा पूरी तरह से अभेद है। नौसेना अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी दिखाएगी कि क्यों दुश्मन उनसे खौफ खाते हैं। 20 के करीब जंगी युद्धपोत और 40 के करीब लड़ाकू विमान, जिनमें तेजस और MiG-29 के शामिल है, यह दिखाएंगे कि समंदर के ऊंची लहरों के बीच कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सिंधुदुर्ग में तो नौसेना के वीरता, संकल्प और साहस की अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। यह सोच भी नजर आएगी कि नौसेना औपनिवेशिक प्रथाओं को खत्म कर समृद्ध समुद्री इतिहास को याद कर रही है, भारतीय सोच और परंपराओं को अपना रही है। नौसेना की सारे युद्धपोत और लड़ाकू विमान ऑपरेशनल डेमो भी देंगे मिलकर। यह दिखाएंगे कि मौका पड़ने पर कैसे वो दुश्मनों को माकूल जवाब देती है। नौसेना दिवस का समापन सिंधुदुर्ग किले में लेजर शो और युद्धपोत पर रोशनी के साथ होगा, इस उम्मीद के साथ कि नौसेना के हाथों में हमारी समुद्री सरहद पूरी तरह सुरक्षित है और अगर किसी ने आंख उठा के देखने की जरूरत की तो उसकी खैर नहीं है। और अब कुछ खेल की खबरें।
इसी महीने की 9 तारीख को महिला क्रिकेटर्स और 19 तारीख को पुरुष क्रिकेटर्स की आईपीएल की बोली लगनी है। पुरुषों में 1000 से ज़्यादा और महिलाओं में 150 से ज़्यादा क्रिकेटर्स ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। किन पर लग सकती है बड़ी बोली और कौन हो सकता है इस नीलामी में मालामाल, बता रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट अभी तुरंत ही खत्म हुआ है, क्रिकेट का दौर लेकिन शुरू है और सबकी नजर अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले जो आईपीएल होगा उस पे सबकी नजर है। आईपीएल के लिए उससे भी पहले बाजार सजने वाला है। 19 दिसंबर को जो है पुरुष क्रिकेटर्स की उनकी बोली लगेगी, दुबई में ये बोली लगेगी। ये पहला मौका होगा जबकि भारत के बाहर जाकर बोली लगेगी। महिला खिलाड़ियों की भी नीलामी होने वाली है, लेकिन वो 9 दिसंबर को मुंबई में होगी, उससे करीब 10 दिन पहले। लेकिन इस बार जो है दुबई में पहली बार है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1000 से ज्यादा खिलाड़ी, एग्जैक्टली 1166 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। तो 10 टीमें जो हैं इनमें से सिर्फ 77 खिलाड़ियों को खरीदेंगी और जिनमें से 30 विदेशी और 47 भारतीय होंगे। अगर 77 खिलाड़ियों को टोटल रकम से करें तो ऑन एन एवरेज प्रति खिलाड़ी जो है करीब 3.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि किसी को सबको 3.5 करोड़ मिलेंगे। किसी खिलाड़ी की कीमत 10, 12, 14 करोड़ रुपए भी जा सकती है। और क्योंकि इनमें जो 7 खिलाड़ी हैं, जो 25 खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेस प्राइस रखी है 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख है। जो 2 करोड़ की बेस प्राइस है उसमें से 7 जो है वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी हैं। उनमें से पैट कमिंस है, जॉश हेजलवुड है, ट्रेविस हेड है, जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी लगाई थी। जाहिर है उन पे सबकी नजर रहेगी। हालांकि ये वनडे फॉर्मेट से T20 फॉर्मेट की बात है, लेकिन फाइनल में आपने सेंचुरी लगाई है और अभी भी शानदार खेल रहे हैं। तो जॉश इंग्लिस है, मिचेल स्टार्क है, स्टीव स्मिथ है, शॉन एबट है। ये तो हुए आपके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। इसमें भारतीय खिलाड़ी भी हैं, शार्दुल ठाकुर है, हर्षल पटेल है, उमेश यादव जैसे भारतीय खिलाड़ी हैं। एक बड़ा दिलचस्प इसमें ये बात है कि रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 500 से ज्यादा रन बनाए, 550 से ज्यादा रन बनाए और 5 विकेट भी लिए, जो इतने तगड़े जो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अपनी जो बेस प्राइस है वो बहुत कम लगाई है, 50 लाख लगाई है। लेकिन जाहिर तौर पे उनकी बोली ऊपर जाएगी। उन्होंने अपने आप को मेरे हिसाब से अंडर एस्टिमेट किया है और उनपे बोली जाहिर तौर पे, क्योंकि वो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रहे और किस अंदाज में खेलते हैं T20, इस पे जो एक्सपर्ट्स है उनकी सबकी नजर रहेगी। तो ये जो अहम बातें हैं उनमें यह है कि 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार है। 19 दिसंबर को बोली लगी। 25 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ है और जैसा मैंने बताया 3-4 कैटेगरी है। 50, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख की है। इनमें जो अनकैप्ड खिलाड़ी यानी जिनको अभी तक फर्स्ट क्लास वगैरह खेलते हैं, लेकिन कोई जो है इन टीम इंडिया का उन्होंने कैप नहीं पहना है, उनमें 812 ऐसे खिलाड़ी हैं और 18 जो है भारतीय कैप्ड खिलाड़ी हैं। तो इन सब पर जो है 200 टीमों की नजर रहेगी। ये लिस्ट अभी 1166 जरूर है, लेकिन जब टीमें अपनी इच्छा जाहिर करेंगी कि किन किन खिलाड़ियों पर उनकी इंटरेस्ट रहेगी तो ये लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी और तब शायद 1000 से ज्यादा का नंबर हमें दुबई में ज्यादा देखने को न मिले। साथ ही साथ जो है अभी महिला क्रिकेटर्स के लिए जो 5 टीमें बोली लगाएंगी, उनमें 165 महिला क्रिकेटर्स है, जिनमें 104 भारतीय महिलाएं क्रिकेटर हैं। 30 खिलाड़ियों के इनमें किस्मत चमकेगी, जिन पे बोली लगेगी और 9 जो है इनमें से विदेशी खिलाड़ी होंगी। 5 टीमें जो है 30 खिलाड़ी खरीदेंगी और इनका जो मैक्सिमम रिजर्व प्राइस है वो 50 लाख रुपए है। तो इस तरह से जो क्रिकेट में जो है महिला और पुरुष क्रिकेटर उन दोनों में के मालामाल होने का वक्त है। महिला खिलाड़ियों का जो है वो प्राइस जरूर कम है, लेकिन पुरुष उनकी बोली शुरू हुई है और आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल भी सकती है। सबसे बड़ी बात है पुरुष जो क्रिकेटर हैं उनका जो बाजार जो सजने वाला है वहां सबकी नजर रहेगी और ये देखने वाली बात होगी कि जो वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिन खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया था, उन पे किन की नजर रहती है। मेरी नजर और कई खिलाड़ियों की नजर जो टीम फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट कहे जा रहे हैं रचिन रविंद्र पे जरूर रहेगी। ये भी देखना होगा कि किस खिलाड़ी पर सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बोली लगती है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया। शीतल की खेलों से और तीरंदाजी से मुलाकात सिर्फ 2 साल पहले हुई और आज वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो हाथों से नहीं पैरों से तीरंदाजी करती हैं। निशाने पर 10 में 10 अंक हासिल करती हैं और अब पेरिस ओलंपिक्स पर निशाना लगा रही हैं। इस चेहरे को पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मलेस आर्चर शीतल वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर है।
हम इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं इनका, और कहने की बात नहीं कि अभी एशियन गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, और इनके साथ प्रीति हैं जो और ऐसे बहुत सारे, एक चैम्पियन को बनने में कई सारे लोगों का जो रोल होता है, इनके कोच हैं, प्रीति हैं, इनकी भी कहानी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप वर्ल्ड नंबर 1 बनी हैं, आपके लिए कितना बड़ा माइलस्टोन? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, आप जब एशियन गेम्स में गई थी और आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया और लोग आपके पास आते थे वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आपको ये फील हुआ कि आप इस दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी हैं? आप एक डायलॉग बार बार बोलती हैं कि इसी में कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी होती है। हाँ जी, आते थे फ़ोटो वोटो खिंचाने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जब वो मेरे पास आते थे, कहते थे कि अब बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा शूटिंग करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर। और आपको ये पता था आप सबकी, जो वहाँ जितने प्लेयर्स आप उन सब की भी हीरो? जी नहीं। प्रीति, अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन प्रीति को मैं जानता हूँ काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, और शीतल को एक तरह से स्पॉट करने में जब वहाँ से आई हैं। और एक दो और प्लेयर का हम चाहेंगे कि नाम बताएं जो NCA में हैं, आप ही चाहें वो नाम बताएं। मेरे भी पुराने दोस्त हैं, हॉकी के फिजियोथेरेपिस्ट, हॉकी में वो रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी खिलाड़ियों को संवारा है, और उस खिलाड़ी का और आपका जो रोल रहा है शीतल को, वो दुनिया को पता है। क्योंकि एक बार जब सक्सेस मिलता है तो कई सारे लोग क्लेम करने लगते हैं, और उनमें जो असली हीरो हैं उनकी कहानी छिप जाती है। सो शीतल को जब हम मिले थे, इट वाज इन 2021, एंड शीतल बैंगलोर आई थी, शी वांटेड प्रोस्थेटिक आर्म्स, एंड तब इस बच्चे को हमने बताया था कि प्रोस्थेटिक्स काम नहीं करेंगे, लेकिन उसको प्रोस्थेटिक्स ही चाहिए था। तो उसकी जर्नी हमारी साथ तब जुड़ी थी। अप्रैल 2021 में मेरे को पता चला कि शीतल के बारे में। सिर्फ 2 साल की कहानी है, 2 साल में ये तो इसको हमने इसकी तरह रोल मॉडल से मिलवाया। शेखर नायक करके हैं जो, यस, ही इज़ अ ब्लाइंड क्रिकेट कैप्टन। शरद गायकवाड़ करके हैं, ही इज़ अ पैरालंपियन। मेरे को ये पता था कि शीतल के पैरों में बहुत सारा दम है, क्योंकि इसने मेरे को एक बार बोला था कि ये पेट पे चढ़ जाती है, लेकिन ये मेरा गट फीलिंग था कि इसके पैर में स्ट्रेंथ है। आई गॉट इन टच विद गो स्पोर्ट्स। गो स्पोर्ट्स ने हमें श्रीकांत अयंगर से कनेक्ट करवाया। श्रीकांत अयंगर ने इनका असेसमेंट किया, जो 2 घंटे तक चला। बड़ी रिगरस असेसमेंट थी। उस असेसमेंट का रिजल्ट था दैट शी स्कोर्ड 8.5 आउट ऑफ 10। पहली बार ये लड़की ने, शी प्लेड हर स्पोर्ट, पहली बार शी स्कोर्ड सो मच, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ सो मच जॉय इन हर फेस। पोस्ट दैट श्रीकांत सजेस्टेड 3 स्पोर्ट्स, एंड अगेन कुलदीप सर से हमें कनेक्ट करवाया गया था कि आर्चरी वाज द वन दैट वाज फ्रोजन। सो क्या अलग करती हैं, मतलब क्या एक्सरसाइज? जैसे बाकी को तो हाथ से करना पड़ता है, आपके लिए क्या एक्सरसाइज? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं सबसे अलग हूँ, ऐसा मैं कभी सोचती नहीं हूँ, और किसने मुझे अलग होने का एहसास भी नहीं दिया है। आप एशियन गेम्स में जीत चुकी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हैं। कंपाउंड आर्चरी जो कॉमन इसमें नहीं है, लेकिन पैरालंपिक्स में है, आपके लिए वो अगला टारगेट है? हाँ जी, पैरालंपिक्स के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, और उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगी कि अपने देश को वहाँ पे मेडल दे।